आप सुन रहे हैं द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है बाल्य स्मृति और इस कहानी को लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने बचपन की याद जरूर आएगी। जब मेरा नामांकन हुआ था वह अन्नप्राशन का समय था। तब नाम ठीक नहीं बन पाया था या फिर बाबा को ज्योतिषी शास्त्र की जानकारी विशेष ना थी। कारण कोई भी हो, मेरा नाम सुकुमार रखा गया। ज्यादा दिन ना लगे, 2 ही 4 साल में बाबा समझ गए कि नाम के साथ मेरा कोई मेल नहीं खाता। अब मैं 12-13 वर्ष बाद की जानकारी देता हूं। हालांकि मेरे आत्म परिचय की सब बातें कोई अच्छी तरह समझ नहीं सकता। फिर भी देखिए, हम लोग गांव के रहने वाले हैं। बचपन से ही मैं वहीं रहता हूं। पिताजी पंछा में नौकरी करते थे। मैं वहां बहुत कम जाता था, नहीं के बराबर। मैं दादी के पास ही रहा करता था। घर में मेरी शैतानी की कोई सीमा न थी। एक तरह से कहा जाए तो यूं कहना चाहिए कि मैं एक छोटा सा रावण था। बूढ़े बाबा जब कहते थे, तू कैसा हो गया है, किसी की बात ही नहीं मानता, मैं तेरे बाप को चिट्ठी लिखता हूं, ठहर जा तू। तो मैं जरा सा हंसकर कहता, बाबा वे दिन अब लद गए, बाप की नहीं चलेगी। अब मैं बाप के बाप से भी नहीं डरता। और कहीं दादी मौजूद रहती तो फिर डरने क्यों लगा। बाबा को वे ही कहती, क्यों, कैसा जवाब मिला, और छेड़ोगे इसे। यदि बाबा नाराज होकर बाबूजी को चिट्ठी लिखते तो मैं उसी समय उनकी अफीम की डिबिया छिपा देता। फिर जब तक उनसे चिट्ठी फड़वा कर फिकवा न देता, तब तक अफीम की डिबिया ना देता। इन सब उपद्रवों के डर से, खासकर नशे की तलब से खलल पड़ जाने से वे मुझसे कुछ नहीं कहते थे। मैं भी मौज करता रहता था। लेकिन सभी सुखों की आखिर एक सीमा है। मेरे लिए भी वही हुआ। बाबा के चचेरे भाई गोविंद बाबू इलाहाबाद में नौकरी करते और वहीं रहते थे। वे अब पेंशन लेकर गांव में आकर रहने लगे। उनके नाती श्रीमान रजनीकांत भी बीए पास करके उनके साथ आए। मैं उन्हें मंजले भैया कहता। पहले तो मुझसे विशेष परिचय नहीं था। वे इस तरफ बहुत कम आते थे और उनका मकान भी अलग था। कभी आते भी तो मेरी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कभी सामना हो जाता तो, क्यों रे, क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं कहते। जब इस बार आए तो गांव में जमकर बैठे और मेरी ओर ज्यादा ध्यान देने लगे। 2-4 दिन की मुलाकात में ही उन्होंने मुझे वश में कर लिया। उन्हें देखते ही मुझे डर सा हो जाता, मुंह सूख जाता, छाती धड़कने लगती, जैसे मैंने कोई बड़ा कसूर किया हो और उसकी न जाने कितनी बड़ी सजा मिलेगी। और इस बात में तो कोई शक नहीं कि उन दिनों मुझसे अक्सर कसूर हुआ करता था। हर वक्त कुछ न कुछ शरारत मुझसे होती ही रहती। 2-4 अक्रम, 2-4 उपद्रव करना मेरा रोज का काम था। लेकिन डरने पर भी भैया को मैं खूब चाहता था। भाई भाई को इतना मान सकता है या मुझे पहले नहीं मालूम था। वे भी मुझे बड़ा प्यार करते थे। उनके निकट भी मैं कितनी ही शरारतें, कितने ही कसूर करता था, किंतु वे कुछ नहीं कहते थे। और कुछ कहते भी तो मैं समझता कि बड़े भैया ठहरे, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, उन्हें याद ही नहीं रहता है।
अगर वे चाहते तो शायद मुझे सुधार भी सकते थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनके गांव में आ जाने से मैं पहले की तरह स्वाधीन तो रहा नहीं, पर फिर भी जैसा हूं मजे में हूं। रोजाना बाबू की तंबाकू चुराकर पी जाता हूं। बूढ़े बाबा बेचारे कभी खाट के सिरहाने, कभी तकिए की खोली के भीतर, कभी कहीं तंबाकू छिपाकर रखते, लेकिन मैं ढूंढ ढूंढ कर निकाल ही लेता और पी जाता। खाता पीता मस्त रहता। मौत से कट रही थी। कोई झंझट नहीं, बला नहीं। पढ़ना लिखना तो एक तरह से छोड़ ही दिया था समझो। बाग में जाकर चिड़ियां मारता, गिलहरियां मारकर भून कर खाता। जंगल में जाकर गड्ढों गड्ढों में खरगोश ढूंढता फिरता था। यही मेरा रोज का काम था। ना किसी का कोई डर, ना कोई फिकर। पिताजी बक्सर में नौकरी करते थे। वहां से ना तो मुझे वे देखने आते और ना मारने आते। बाबा और दादी का हाल मैं पहले ही बता चुका हूं। एक तरह से यूं कहना चाहिए कि मैं मजे में था। दोपहर को एक दिन घर आकर दादी के मुंह से सुना कि मुझे मंझले भैया के साथ कलकत्ते में रहकर पढ़ना लिखना पड़ेगा। आराम से भरपेट खा पीकर हुक्का भरकर मैं बाबा के पास पहुंचा और पूछा, बाबा क्या मुझे कलकत्ता जाना पड़ेगा? बाबा ने जवाब दिया, हाँ। मैंने पहले से सोच रखा था कि यह सब बाबा की कोई चाल है, इसीलिए कहा यदि जाऊंगा तो आज ही जाऊंगा। बाबा ने हंसते हुए मुझसे कहा, इसके लिए क्यों चिंता करते हो बेटा, आज ही रजनी कलकत्ते जाएगा। मकान ठीक हो गया है, सो आज ही तो जाना होगा ना। मैं आग बबूला उठा। एक तो उस दिन बाबा की छिपाई हुई तंबाकू तलाशने पर भी नहीं मिली। जो एक चिलम मिली थी वो मेरी एक फूंक के लिए भी नहीं थी। उस पर यह चालाकी। परंतु मैं ठगा गया था। अपने आप कबूल करके फिर पीछे कैसे हटता। लिहाजा उसी दिन मुझे कलकत्ता के लिए रवाना होना पड़ा। चलते समय बाबा के पैर छुए और मन ही मन बोला, भगवान करे कल ही तुम्हारे श्राद्ध के लिए घर लौटना पड़े। उसके बाद कौन मुझे कलकत्ते भेजता है देख लूंगा। मैं कलकत्ता पहली बार आया था। मैंने पहले कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं गंगा के पानी पर तैरते हुए इस लकड़ी लोहे के पुल पर ऐसी भीड़ में, या वहां जहां झुंड मस्तूल वाले बड़े बड़े जहाज खड़े हैं, खो गया तो फिर कभी घर ही नहीं पहुंच सकूंगा। कलकत्ता मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा था। इतनी दहशत में भला कोई चीज अच्छी लग सकती है? आगे कभी लगेगी इसका भी कुछ भरोसा नहीं कर सकता था। कहां गया हमारा वह नदी का किनारा, वे बांसों के झुरमुट, बेल की झाड़ी, मित्र परिवार के बगीचे के कोने का वह अमरूद का पेड़? कुछ भी तो नहीं है। यहां तो सिर्फ बड़े बड़े ऊंचे मकान, गाड़ी घोड़े, आदमियों का भीड़ भड़क्का, लंबी चौड़ी सड़कें ही दिखाई देती हैं। मकान के पीछे ऐसा एक बाग बगीचा भी तो नहीं था जहां छिपकर एक चिलम तंबाकू भी पी सकूं। हाँ, मुझे रोना आ रहा था। आंसू पोंछकर मन ही मन कहने लगा, भगवान ने जीवन दिया है तो खाने को भी वही देंगे। कलकत्ता आया हूं, स्कूल में भर्ती किया गया, अच्छी तरह पढ़ता लिखता हूं, लिहाजा आजकल मैं अच्छा लड़का बन गया। गांव में जरूर मेरा नाम रोशन हो गया था। खैर, उस बात को जाने दो। हमारे आत्मीय मित्रों ने मिलकर एक मेस बना लिया है, जिसमें हम 4 लोग रहते हैं। भैया, मैं, राम बाबू, जगन्नाथ बाबू
राम बाबू और जगन्नाथ बाबू मंझले भैया के मित्र हैं। इनके अलावा एक नौकर और एक ब्राह्मण रसोइया भी है। गदाधर रसोइया मुझसे 3-4 वर्ष बड़ा था। इतना भला आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मोहल्ले के किसी भी लड़के से मेरी बातचीत नहीं हुई थी और ना किसी से मेलजोली हुआ, मगर गदाधर बिल्कुल भिन्न प्रकृति का आदमी होने पर भी मेरा अंतरंग मित्र हो गया। मेरे साथ उसकी खूब पटती, कितनी गपसप उड़ती उसका कोई अंदाजा नहीं। वह मेदिनीपुर जिले के एक गांव का रहने वाला था। वहां की बातें और उसका बाल्य इतिहास आदि मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसके गांव की बातें मैंने इतनी बार सुनी है कि मुझे अगर उसके गांव में आंखों पर पट्टी बांधकर अकेला छोड़ दिया जाए तो शायद मैं पूरे गांव में और उसके आसपास मजे से घूम फिर सकता हूं। रविवार को मैं उसके साथ किले के मैदान में घूमने जाया करता था। शाम को रसोई घर में बैठकर ताश खेला करता था। रोटी खाने के बाद चौका उठ जाने पर उसके छोटे हुक्के से दोनों मिलकर तंबाकू भी पी लिया करते थे। सभी काम हम दोनों मिलकर एक साथ करते। मोहल्ले पड़ोस में और किसी से मेरी जान पहचान नहीं हुई। मेरा अपना तो साथी, संगी, यार, दोस्त, मोची, टोले का भूलो, केलो, खोकर, खांदा, सब कुछ वही है। उसके मुंह से मैंने कभी बड़ी बात नहीं सुनी। झूठ मूठी सब उसका निरादर करते। इससे मेरा दिल जलने लगता, पर वो अपनी जबान से कभी किसी को जवाब न देता, जिसे वास्तव में वो स्वयं ही दोषी हो। सब लोगों को खिला पिलाकर सबसे पीछे जब वह रसोई घर के कोने में छिपकर छोटी सी पीतल की थाली में खाने बैठता तो मैं सारे काम छोड़कर वहां पहुंच जाता। बेचारे की तकदीर ही ऐसी थी कि पीछे से उसके लिए कुछ बचता ना था और फिर भात भी कम पड़ जाता और किसी के खाने के समय मैं कभी उपस्थित नहीं रहा। परंतु ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे खाते वक्त कभी रोटी, दाल, भात, घी, तरकारी कम पड़ी हो। इससे मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैंने बचपन में अपनी दादी के मुंह से सुना है, वे मेरे लिए कहा करती थी, लड़का आधा पेट खा खा कर कमजोर हो गया है, कैसे बचेगा। मगर मैं दादी कथित भरपेट कभी नहीं खा सकता था। चाहे सूख जाऊं या कांटा हो जाऊं, मुझे आधा पेट खाना ही अच्छा लगता था। अब कलकत्ता आने के बाद समझा कि उस आधे पेट और इस आधे पेट में कितना अंतर है। इस बात को मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि किसी को भरपेट खाना ना मिले तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले मैंने न जाने कितनी बार बाबा की थाली में पानी डालकर उन्हें खाना खाने नहीं दिया है। दादी के ऊपर कुत्ते के बच्चे को छोड़कर उन्हें नहाने धोने के लिए बाध्य किया है। फिर उन्होंने खाना नहीं खाया, मगर उनकी आंखों में आंसू कभी नहीं आए। दादी, बाबा, अपने घर के लोग, मेरे पूज्य जो मुझे बहुत प्यार करते थे, उनके लिए मुझे कभी दुख नहीं हुआ, बल्कि मैं जानबूझकर उन्हें आधा भूखा और बिल्कुल भूखा रखकर परम संतोष पाता था। और इस गदाधर को देखो, न जाने कहां का कौन, इसके लिए मेरी आंखों में बिना बुलाए पानी आ जाता है। कलकत्ता आकर मुझे यह क्या हो गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर आंखों में इतना पानी आता कहां से है, कुछ पता नहीं। मुझे किसी ने रोते हुए कभी नहीं देखा। किसी बात पर जिद पकड़ जाने पर पाठशाला के पंडित जी ने मेरी पीठ पर साबुत की साबुत खजूर की छड़ियां तोड़ दी हैं, फिर भी मुझे कभी रुला नहीं सके थे। लड़के कहते थे सुकुमार की देह पत्थर की है। मैं मन ही मन कहता, देह नहीं बल्कि मन पत्थर का है। मैं नन्हे बच्चे की तरह रोने लगा। दरअसल रोने में मुझे बड़ी शर्म मालूम होती थी, अब भी होती है, पर अब संभाले नहीं संभलता। छिपकर जहां कोई देख न सके वहां रो लिया करता हूं। जरा रोकर फौरन ही आंखें पोंछ पोंछ कर संभल जाता हूं। जब स्कूल जाता हूं तो रास्ते में सैकड़ों भिखारी भीख मांगते नजर आते हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई अंधा है। इस तरह न जाने कितने तरह के दुखी देखता हूं।
मैं तो तिलक लगाकर खंजरी बजाकर जो जय राधे कहकर भीख मांगते हैं उन्हें ही जानता था, मगर ये सब भिखारी किस तरह के हैं। मैं भीतर ही भीतर बहुत ही दुखित होकर कहता, हे भगवान, इन्हें मेरे गांव में भेज दो। खैर, इन अभागे भिखारियों की बात जाने दो, अब मैं अपनी बात कहता हूं। देखते ही देखते आंखें इसकी आदी हो गईं, लेकिन मैं विद्यासागर नहीं बन सका। बीच बीच में हमारे देश की माता सरस्वती न जाने कहां से आकर कंधे पर सवार हो जाती हैं। मैं नहीं कह सकता। उनकी आज्ञा से कभी कभी मैं ऐसा काम कर डालता था कि अब भी मुझे उन सरस्वती जी से घृणा हो जाया करती है। डेरे पर किसका कौन सा अनिष्ट किया जा सकता है, रात दिन मैं इसी चिंता में रहता। एक दिन की बात, बाबू ने काफी देर मेहनत करके अपनी धोती चुन कर रखी कि वे शाम को घूमने जाएंगे। मैंने मौका पाकर उसे खोलकर सीधा करके रख दिया। शाम को आकर धोती की हालत देखते ही बेचारे माथा पीट कर बैठ गए। मैं फूला नहीं समाया। जगन्नाथ बाबू का ऑफिस जाने का समय हो गया है। वे जल्दी जल्दी खा पीकर किसी तरह ऑफिस तक पहुंचना चाहते हैं। मैंने ठीक मौके से उनकी अचकन की बटन काट कर फेंक दिए। स्कूल जाने से पहले जब मैंने झांक कर देखा, बेचारे चिल्ला कर रोने की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुशी से रास्ते भर हंसता रहा। शाम को ऑफिस से लौटकर बोले, मेरे बटन कमबख्त गदाधर ने चुरा कर बेच डाले हैं, निकाल दो इस नालायक को। जगन्नाथ बाबू के बटन हरण के मामले पर भैया और राम बाबू भीतर ही भीतर खूब हंस रहे थे। भैया ने कहा, कितने तरह के चोर होते हैं, कोई ठीक है, पर बटन तोड़कर बेच खाने वाला चोर तो आज ही मैंने सुना। जगन्नाथ बाबू भैया की इस मजाक से और भी आग बबूला हो गए। बोले, नालायक ने सवेरे नहीं लिए, शाम को ही नहीं लिए, रात को नहीं लिए, ठीक ऑफिस जाते वक्त बदमाशी तो देखो, दुर्गति की हद कर दी। फिर उन्हें एक काला फटा कुर्ता पहनकर ऑफिस जाना पड़ा। सब लोग हंस पड़े, जगन्नाथ बाबू को भी हंसना पड़ा, पर मैं नहीं हंस सका। मुझे डर हो गया कहीं गदाधर को सचमुच ही ना निकाल दें। वह बेचारा बिल्कुल अबोध है, शायद कुछ कहेगा भी नहीं, चुपचाप सारा कसूर अपने सिर ले लेगा। मंजले भैया आप समझ गए थे कि किसने बटन लिए। गरीब गदाधर पर कोई जुल्म नहीं किया गया, पर मैंने भी उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली कि अब ऐसा काम कभी ना करूंगा जिससे मेरी वजह से दूसरे पर कोई आफत आए। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने पहले कभी नहीं की और करता भी या नहीं कह सकता। सिर्फ गदाधर के कारण ही मुझे अपने मार्ग से विचलित होना पड़ा। मुझे उसने मिट्टी कर दिया। किस तरह किसका चरित्र सुधर जाता है, इस बात को कोई नहीं जानता। पंडित जी, बाबा और भी कितने ही महाशयों के लाख कोशिश करने पर भी जिस बात की प्रतिज्ञा मैंने कभी नहीं की और ना शायद कभी करता, एक गदाधर महाराज का चेहरा देखकर उस बात की प्रतिज्ञा कर बैठा। उसके बाद 3 दिन बीत गए। इस बीच में कभी मेरी प्रतिज्ञा भंग हुई या नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर इतना जरूर है कि मैंने कभी जानबूझकर कोई वचन भंग नहीं किया। अब एक और आदमी की बात बताता हूं। वह था हम लोगों का नौकर रामा। रामा जाति का कायस्थ या गवाला, ऐसा ही कुछ था। कहां का रहने वाला था यह भी नहीं कह सकता। उस जैसा फुर्तीला और होशियार नौकर मेरे देखने में पहले कभी नहीं आया। अगर फिर कभी उससे भेंट हुई तो उसके गांव का पता जरूर पूछ लूंगा। सभी कामों में रामा चरखे की तरह घूमता रहता। अभी देखा कि रामा कपड़े धो रहा है, परंतु देखता हूं कि भैया नहाने बैठे हैं तो उनकी पीठ रगड़ रहा है। उसके बाद ही देखा तो पान लगाने में मसरूफ है। इस तरह वह हर वक्त दौड़ धूप करता रहता। भैया का वह फेवरेट, बड़े काम का प्यारा नौकर था, पर मुझे वह तनिक न सुहाता। उस नालायक के लिए अक्सर मुझे भैया से खरी खोटी बातें सुननी पड़ती। खासकर गदाधर को वह अक्सर तंग किया करता। मैं उससे बहुत चिढ़ गया था, मगर इससे क्या फायदा। वह ठहरा भैया का फेवरेट। राम बाबू भी उसे फूटी आंखों ना देख सकते थे। वे उसे रुज, रंगा सियार कहा करते थे। उस समय उस शब्द की व्याख्या वे खुद भी नहीं कर सकते थे। इसका कारण यह था कि रामा
अपने को राम बाबू कहा करता था। भैया भी कभी कभी उसे राम बाबू कहकर पुकार लिया करते थे, मगर राम बाबू को यह सब अच्छा ना लगता था। खैर जाने दो इन व्यर्थ की बातों को। एक दिन शाम को भैया एक नया लैंप खरीद लाए। बहुत ही बढ़िया चीज थी, करीब 50-60 रुपये दाम होंगे। शाम को जब सब घूमने चले गए तो तब मैंने गदाधर को बुलाकर उसे दिखाया। गदाधर ने पहले कभी ऐसी बत्ती नहीं देखी थी। वह बहुत खुश हुआ और 2-1 बार उसने उसे इधर उधर करके देखा। इसके बाद वह अपने काम से चला गया, पर मेरी क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई। मैं लैंप की चिमनी खोलकर देखना चाहता था कि कैसे खुलती है, आखिर देखूं कि उसके भीतर कैसी मशीन है। कोई खोलकर हिलाया डुलाया, इधर उधर किया, घुमाने फिराने की कोशिश की, मगर खोल ना सका। बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने देखा कि नीचे एक स्क्रू है। मैंने उसे घुमा ही रहा था कि चट से उसका नीचे का हिस्सा अलग हो गया और जल्दी में मैं उसे पकड़ ना सका। नतीजा यह हुआ कि उसका शीशा टेबल से नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। उस दिन बहुत रात बीत जाने पर मैं घूम कर लौटा। घर आकर देखा वहां बड़ी हाय तौबा मची हुई है। गदाधर को चारों तरफ से लोग घेरे बैठे हैं। गदाधर से जिरह की जा रही है। भैया खूब गुस्सा कर रहे हैं। गदाधर की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। वह बता रहा था, बाबूजी मैंने इसको जरा छुआ जरूर था पर तोड़ा नहीं। सुकुमार बाबू ने मुझे दिखाया, मैंने सिर्फ देखा। उसके बाद ये घूमने चले गए। मैं भी रसोई बनाने लगा। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। साबित हो गया कि उसी ने चिमनी तोड़ी है। उसकी तनख्वाह जो अभी बाकी थी उसमें से 3.5 रुपया काट कर नई चिमनी मंगाई गई। शाम को जब बत्ती जलाई गई तो सब बहुत खुश हुए। सिर्फ मेरी दोनों आंखें जलने लगी। हर वक्त मन में यही ख्याल आने लगा, मानो मैंने उसकी मां के 3.5 रुपये चुरा लिए। मुझसे वहां बैठा नहीं गया। जिद करके किसी तरह भैया को राजी करके मैं गांव पहुंच गया। सोचा था दादी से रुपया लाकर चुपके से 3.5 की जगह 7 रुपये गदाधर को दे दूंगा। उस वक्त मेरे पास रुपये बिल्कुल ना थे। सब रुपये भैया के पास थे, इसीलिए रुपयों के लिए मुझे देश आना पड़ा। सोचा था कि एक दिन से अधिक नहीं रुकूंगा, मगर 7-8 दिन वहां बीत ही गए। 7-8 दिन के बाद फिर कलकत्ता पहुंचा। मकान में पैर रखते ही पुकारा, गदा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर बुलाया, गदाधर महाराज। अब की बार भी जवाब नहीं आया। फिर कहा, गदा। रामचरण ने आकर कहा, छोटे बाबू अभी आए हैं क्या? हाँ अभी आया हूं। महाराज कहाँ है? महाराज तो नहीं है। कहाँ गया है? उसे बाबू ने निकाल दिया। निकाल दिया? क्यों? उसने चोरी की थी इसीलिए। पहले तो बात ठीक से मेरी समझ में नहीं आई। इसी से कुछ देर तक मैं रामा का मुंह ताकता रहा। रामा मेरे मन को समझ गया। फिर मुस्कुराकर बोला, छोटे बाबू आप ताजुब कर रहे हैं, मगर उसे आप लोग पहचानते ना थे, इसीलिए इतना चाहते थे। वह छिपा रुस्तम था बाबू। उस भीगी बिल्ली को मैं ही अच्छी तरह जानता था। वह किस तरह छिपा रुस्तम था और क्यों मैं उस भीगी बिल्ली को नहीं पहचान सका, यह मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने पूछा, किसके रुपये चुराए थे उसने? बड़े बाबू के। कहाँ थे रुपये? कोट के जेब में। कितने रुपये थे? 4 रुपये। किसने देखा था? आंखों से तो किसी ने नहीं देखा, मगर देखा ही समझिए। क्यों? इसमें पूछने की कौन सी बात है? आप तो घर में थे नहीं, राम बाबू ने लिए नहीं, जगन्नाथ बाबू ले नहीं सकते, मैंने भी नहीं लिए, तो फिर गए कहां? किसने लिए रुपये? अच्छा तो तूने उसे पकड़ा है? रामा ने हंसते हुए कहा, और नहीं तो कौन पकड़ता। ठनठनिया का जूता आप आसानी से खरीद सकते हैं, इतना मजबूत जूता शायद और कहीं नहीं बनता। उसी से मैंने उसे खूब। मैं रसोई में जाकर रोने लगा। उसका वह छोटा सा काला हुक्का एक कोने में पड़ा था, उस पर धूल जमी हुई थी। आज 4-5 रोज से उसको किसी ने छुआ भी नहीं, किसी ने पानी तक नहीं बदला। दीवार पर एक जगह कोयले से लिखा था, सुकुमार बाबू
मैंने चोरी की है, अब मैं यहां से जा रहा हूं। अगर जिंदा रहा तो फिर कभी आऊंगा। तब मैं लड़का ही तो था, बिल्कुल बच्चे की तरह उस हुक्के को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। क्यों, इसकी वजह मुझे नहीं मालूम। फिर मुझे उस मकान में रहना अच्छा नहीं लगा। शाम को घूमने के बाद एक बार रसोई में जाता और दूसरे रसोइयों को खाना बनाते देख चुपचाप लौट आता। फिर अपने कमरे में आकर किताब खोलकर पढ़ने लगता। कभी कभी मुझे मंझले भाई भी नहीं सुहाते, मुझे रोटी तक कड़वी मालूम होने लगती। बहुत दिनों बाद एक रोज मैंने भैया से कहा, बड़े भैया, ये क्या किया तुमने? किसका क्या किया? गधा ने तुम्हारे रुपये नहीं चुराए थे। सभी जानते हैं मैं गदाधर महाराज को बहुत चाहता था। भैया ने मुझसे कहा, हाँ, काम तो अच्छा नहीं हुआ सुकुमार। अब तो जो होना था सो हो चुका, लेकिन रामा को तूने इतना क्यों मारा था? अगर मारा था तो मुझे भी निकाल दोगे? भैया ने मेरे मुंह से पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी। मैंने फिर पूछा, तुम्हारे कितने रुपये वसूल हो गए? भैया बड़े दुखित होकर बोले, काम ठीक नहीं हुआ, तनख्वाह के 2.5 रुपये हुए थे तो सब काट लिए। मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी। मैं जब तब सड़कों पर घुमा करता। दूर से अगर किसी को मैली चादर ओढ़े और फटी चट्टी चमकाते हुए देखता तो फौरन दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंच जाता। पर मेरे मन का अरमान पूरा नहीं होता। मेरी आशा रोज निराशा में परिणित होने लगी। मैं अपने मन की बात किससे कहता? करीब 5 महीने के बाद भैया के नाम एक मनी ऑर्डर आया, 1.5 रुपये का। भैया को मैंने उसी रोज आंसू पोंछते देखा। उसका कूपन अभी तक मेरे पास मौजूद है। कितने वर्ष बीत गए, कोई ठीक है, मगर आज भी गदाधर महाराज मेरे दिल में आधी जगह घेरे बैठे हैं। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी सुनकर अपने बचपन के दिन जरूर याद आए होंगे। कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ अच्छे पल जरूर याद आए होंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें अवश्य बताएं। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज।